वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा है कि जातीय विभेद और छुआछूत के चलते जब तक सामाजिक एकजुटता का अभाव रहेगा तब तक राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती रहेगी। यही कारण है कि भारत की मार्गदर्शक संत परंपरा ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया है। हमें बांटने वाली ताकतों के षड्यंत्र से सतर्क होकर और एकजुट होकर देश और समाज हित के लिए काम करना होगा। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। संघ भी सीएम योगी के बातों का समर्थन कर चुका है। विपक्ष के पास योगी के इस हथियार का कोई अभी जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं वो लोग। तो वहीं सपा ने एक पोस्टर के जरिए पलटवार करने की कोशिश जरूर की है, जिसमें लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ऐसे में दस्तक देता सियासी सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने हिंदू हित की उस नब्ज को दोबारा थाम लिया है जिसके जरिए विपक्ष के हाथों चढ़ाए गए जाति के सियासी बुखार को नापकर इलाज किया जा सकता है। आज खास इसी पर चर्चा होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्योंकि एक ये बड़ा मंत्र दिया है, ऐसे में अब इस मंत्र के क्या मायने हैं ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महंत शुभम गिरी हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। महंत शुभम गिरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपके साथ करती हूँ महंत शुभम गिरी जी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इस वचन के जरिए कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद संघ ने भी इसको लेकर प्रमुखता से अपनी आवाज उठाई है कि लोक कल्याण के लिए जरूरी है कि हिंदू एकता बरकरार रखे। इसके क्या मायने हैं और आज के समाज में ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसको समझ रहे हैं? पहले तो जितने तक नेटवर्क टेन को देख रहे हैं और उन सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी उन्नति जी, जी और जी। जो मेरे साथ मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आरएसएस की और भाजपा की बात अलग है, योगी जी की एक अलग छवि है। योगी जी की छवि पूरे विश्व में विख्यात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाई दिया जाए तो भाजपा बिल्कुल कमजोर है उत्तर प्रदेश में। तो हम कभी बटे नहीं है, कभी हम एक है। क्योंकि आपने अभी शंकराचार्य जी का बयान भी सुना। शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया। हम लोग कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ, हमारे जातिवाद का भेद ना हो, एकता का सूत्र हम सब में हो और एकता के सूत्र से हम कार्य करें तो ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलती है। तो योगी की एक अलग छवि है, योगी जी की छवि की एक अलग बात है, उसमें आरएसएस की कोई वो नहीं है। योगी जी ने जो अपनी छवि स्थापित की है, उन्होंने स्वयं स्थापित की है। जी जी। अखिलेश जी की अपनी अलग छवि है, तो दोनों नेताओं की अलग छवि है। उत्तर प्रदेश में दो ही ऐसे नेता है जो एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं, या अखिलेश जी या योगी जी। तो इस प्रकार की जो भाषा है उसका प्रयोग योगी जी ने किया तो संघ ने समर्थन किया, उसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से भी हम लोगों को भी कभी बांटेंगे नहीं, कभी काटेंगे नहीं। हिंदू एक है, और आप देखिए राम मंदिर में सारा हिंदू एक हुआ। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, सब हिंदू एक हुआ। जब कोई धार्मिक आयोजन होते हैं सब एक होते हैं, चाहे कोई से भी मीडिया पैनलिस्ट हो, चाहे हम वाद विवाद करते रहे। दीपावली की शुभकामनाएं हम सभी को देते, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे बड़े नेता का जन्मदिन हो तो हम उसको भी शुभकामनाएं देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनाने की यही योगी जी ने कहा, और विश्व बंधुत्व की भावना उन्होंने कही है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द के लिए यही वर्तमान समय में समय की मांग निकलकर सामने आ रही है। अरविंद जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन बांट रहा है और कैसे एकजुटता हो पाएगी, क्योंकि आपसी सौहार्द के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय ही एकजुट रहे। कहीं ना कहीं हम जो सभी हिंदुस्तानी हैं उन सबको एकजुट रहने की जरूरत है। बिल्कुल उन्नति जी, योगी जी के वक्तव्य को दो संदर्भों में हम लोग देख सकते हैं। एक तो उसका ऐतिहासिक संदर्भ है, दूसरा वर्तमान राजनीतिक संदर्भ है। यह सच्चाई है कि इतिहास के हम लोग गर्भ में जाएं तो देखें कि किस तरह से भारत में जब
विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वह शक हुणों के समय से लेकर के या दाहिर के समय से सिंध पर जब आक्रमण हुआ, या मोहम्मद गोरी गजनवी का जब आक्रमण हुआ, या अंग्रेज आए, किस तरह भारतीय समाज जो है धर्म में, जाति में विखंडित था, और किस तरह से जो आक्रमणकारी थे यहाँ पे शासन करने में, अपना सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। लाजमी तौर पर अगर वो एक रहे होते तो भारत को हजारों साल की गुलामी की सहन की जो प्रसव पीड़ा है वो नहीं सहना पड़ता। हम लोग इसको इतिहास में बखूबी पढ़ते हैं, कोई इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। योगी जी जो है उसी संदर्भ को उठा करके जो है आज के परिप्रेक्ष्य में वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखिए कि एक इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह हम विखंडित हुए हैं, जिस तरह समाज बटा है, जातियों में बटा है, पंथों में बटा है, कुनबों में बटा है, नतीजा क्या हुआ कि हम जो है किसी के गुलाम हो गए, अधीन हो गए। आज की तारीख में जिस तरह पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घटी है, चाहे वो बांग्लादेश के संदर्भ में उनका इशारा हो या पाकिस्तान के संदर्भ में हो। बांग्लादेश में क्या सच्चाई नहीं है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ 71 में तो वहां पे 33% हिंदू थे, आज घट करके 7 से 9% रह गए। बिल्कुल। पाकिस्तान में 14% है, वो घट करके 1%, 1.5% रह गए। तो स्वाभाविक रूप से उनका कथन यही है कि जब भी हिंदू समाज, एक जो सहिष्णु समाज है, वह बटा है जाति के नाम पर, विभिन्न तरह के विचारों के नाम पर, उसके साथ कुठाराघात हुआ है। और आज की तारीख में जिस तरह भारत में जो भारत विरोधी शक्तियां जो है पूरी तरह से फैलाए हुई है, चाहे वह नक्सलवाद के रूप में, आतंकवाद के रूप में, या समाज को विभाजित करने के संदर्भ में, अगर उनसे सही तरीके से निपटना है तो एकजुटता आवश्यक है। योगी जी उसी के संदर्भ में कहे हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत में जिस तरह से, अब देखिए, भारत की सनातन संस्कृति के पूज्य आराध्य देव भगवान श्री राम की कर्मभूमि जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर को बनने को लेकर के जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह तथाकथित सेकुलरिज्म का ताना बाना गढ़ा गया, क्या यह किसी से छिपा है? हिंदू देश में ही जो है हिंदुओं के आराध्य देव की मूर्ति मंदिर स्थापित करने के लिए जिस तरह से यहाँ पे 500 सालों का जो है संघर्ष छिड़ा, उस संदर्भों को उठा करके योगी जी आज के संदर्भ के साथ उसी फ्रेम में, जो राजनीति का फ्रेम में है, उसी को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह अलग बात है कि इसका जो है संदेश कितना जो है परकुलेट जमीन पर करता है, जनता के विचारों को कितना वो जोड़ पाते हैं, या विपक्ष जो खिलाफ पैरेलल जो राजनीति कर रहा है, उनके विचारों को काट करके, उनके विचारों को नेपथ्य में ढेर करके अपने विचारों को किस तरह से आगे वो पल्लवित पुष्पित कर पाता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और ना केवल सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री जिसका जिक्र आपने भी किया, उन्होंने भी अर्बन नक्सलवाद का जिक्र किया है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं, रूबरू करा देती हूँ। आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राधे श्याम दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। राधे श्याम दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत आपसे करती हूँ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अर्बन नक्सलवाद का जिक्र कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और बांग्लादेश की स्थिति हम लोगों ने देखी है, तो ऐसे में उससे सीख लेते हुए क्या सारांश हम समझें हिंदुस्तान के लिए? प्रमोद मिश्रा जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, इसे एक बार अनम्यूट कीजिए। जी उन्नति जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें या हम बांग्लादेश को देखें या हम भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं बट रहे हैं, इसलिए हमारी जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो खराब हो रही हैं। वहाँ चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे हमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, तथाकथित लोग, जो बांटने का प्रयास करते हैं और प्रयास में वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, या मोदी सरकार है पूरे देश में 2014 के बाद से, काफी जागरण हुआ है, हिंदुओं में जागृति आई है पहले की अपेक्षा। पहले ऐसा देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं से, हिंदू धर्म बेशक था, लेकिन ये कहने के लिए हम डरते थे कि हाँ हम हिंदू हैं, या सिखा रखना, या चोटी रखना, या अपनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय सभ्यता थी, सनातन संस्कृति थी, उस पर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं एक डर लगता था या संकोच होता था। लेकिन आज वो जागरण आया है, वो जागृति समाज में आई है, जो सरकारें चाह रही हैं, समाज चाह रहा है। योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, दो ऐसे ये नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा की तरह, जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, समाज को भी इनका कहना मानना चाहिए, मान करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो परिस्थिति हम लोग बांग्लादेश की देख रहे हैं, या और भी देशों में हिंदुओं की जो दुर्गति हुई है,
या हो रही है, या भारत की और भी अन्य क्षेत्र है, चाहे कश्मीर हो, असम हो, केरला हो, या और भी बांग्लादेश को देख ही रहे हैं, या वेस्ट बंगाल को भी देख रहे होते हैं हम लोग। तो इस तरह जो कंडीशन हो रही है वो बहुत मतलब जो है दयनीय स्थिति है, आगे भविष्य के लिए भी सोचनीय है, उसको सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आज सरकारें हमारी प्रयास कर रही हैं, उस प्रयास की तरफ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ करके उनका सहयोग करना चाहिए कि जैसे आगे आने वाले भविष्य में हिंदुओं की दुर्गति ना हो। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं, हृदय से सोचते हैं। हमें दिमाग का दिखावा करना नहीं आता। हमें एक जो है शुरू से ही दिखाई दिया जाता है कि हाँ, सर्वे भवन्ति सुखिनः, हर कोई हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। ये हमें शुरू से जड़ दिया जाता है, शुरू से सिखा दिया जाता है, हमारे रक्त में भर दिया जाता है। इसलिए अब जो परंपरा हमारे आगे पूर्वजों ने हमें सिखाई, आगे हम भी वही सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जागृत की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है, हम क्या हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जो सनातन धर्म के सदग्रंथ हैं उनको भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में तो बैन कर दिया गया था बहुत पहले, और आजादी के बाद गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया था। तो जब गुरुकुल ही नहीं है तो हमारे साथ को पढ़ाएगा कौन? हमें दिखाएगा कौन कि रामायण क्या कहता है? हमें कौन समझाएगा कि गीता क्या कहती है? हमें कौन बताएगा कि भागवत क्या कहती है? तो ये सब चीजें लगभग लुप्तप्राय हो गई हैं। तो अभी जरूरत है कि हम सबको, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान जनरेशन को, इनको सिखाने की भी जरूरत है, इनको जागरूक करने की जरूरत है, अपने ग्रंथों की तरफ मोड़ने की जरूरत है। अगर हम नहीं मुड़े या नहीं समझे, या हमने अपने पीढ़ियों को नहीं समझा, सत्कार नहीं किया, तो आने वाली जो पीढ़ी हमारी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए वर्तमान समय में जागने की जरूरत है। कहीं जो हम लोग सो रहे थे, जागृति वैसे हुई है, लेकिन और जागने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ ट्रांसफ़र होनी ही चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में जो युवा पीढ़ी है वो भी बखूबी समझ पाए। आपके पास आती हूँ राधे श्याम दीक्षित जी, क्योंकि एक राजनीतिक एंगल ये भी निकलकर सामने आता है कि बीजेपी इसलिए खास तौर से ये बात कर रही है क्योंकि अयोध्या में वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त थी कि वो लोग जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर जीत नहीं पाए, और इसीलिए अब वो लोग ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब एकजुट करना चाहते हैं, ऐसे में इसका राजनीतिक एंगल निकाल लिया जाता है। लेकिन आप कितना जरूरी समझ रहे हैं वर्तमान समय में जो बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, या फिर आपको ये राजनीतिक एंगल सटीक लग रहा है? उन्नति, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए, और सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी, और आपके दर्शकों को भी दीपावली के साथ में गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। ये एक सूत्र वाक्य है, और इसके अगर मायने देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर जगह ये सूत्र काम करता है। अब योगी जी का जो लक्ष्य है वो तो निश्चित रूप से उस वोट बैंक का है जिसके बिखरने के कारण उत्तर प्रदेश में उनको लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान उठाना पड़ा, और उसी के एकजुट होने का लाभ उनको हरियाणा में मिला, जहां पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत पीछे जाएगी, खासा नुकसान होगा उसको, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद अच्छे समर्थन के साथ बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अकेले बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर भी देखें तो वहां पर वो उतना बड़ा समर्थन उनको मिल नहीं पाया, लेकिन ये हर दिशा में ये सूत्र वाक्य के तौर पर देखा जा सकता है। और अगर देखें तो पूरी जातियों के आधार पर तोड़ करके, बांट करके, और उनके वोट बैंक को अलग अलग साध करके छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ये पूरा एक तंत्र खड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं ये एक उसका भी लक्ष्य है कि उनको साथ रखना भी कठिन होता है, लेकिन अगर ये वोट बैंक एक साथ आता है तो न केवल बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि दूसरे दल भी इसमें अब अपनी तरीके से नए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग उसी सूत्र को अखिलेश जी ने भी जो नया नारा उस नारे के साथ में दिया है, कहीं ना कहीं एकजुट रखने की बात सभी कर रहे हैं, क्योंकि सबकी चुनौती वोट बैंक को साधने की है। अगर हम ये देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल यही काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। एक तरफ वो सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पर लेकर जा रहे हैं। आप देखें तो पिछले 1 महीने के दौरान जियो पॉवर्टी इनिशिएटिव भी 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने का लक्ष्य भी उन्होंने सुनिश्चित किया है, और मुख्य सचिव के माध्यम से पूरे जमीन पर इसको पहुंचाने का काम भी किया गया है। तो कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो राजनीति का दौर है इसको बदलने के साथ में
जमीनी तौर पर जो वोट है उसको भी साधना योगी का लक्ष्य है, और उस दिशा में परिणाम जो हरियाणा के हैं उससे परिणाम उनके हक में जाते दिख रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि विपक्ष भी उनके इस स्टेटमेंट को गंभीरता से ले रहा है, और आने वाले समय में ये इसकी धार और तेज होगी, और देखें तो ये टॉक ऑफ द टाउन तो बन ही गया है। अब ये देखने की बात है कि इसके साथ में सामाजिक एकता की जो बात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दोनों स्टेटमेंट साथ में फैलाए जा रहे हैं। हालांकि जो सनातन के समर्थक हैं, जो इस विचार के पोषक हैं, उनके लिए बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा बिखराव हिंदू वोट बैंक में था, और वो एक साथ आने की बात है। और दूसरा अगर आप देखें तो अभी साथ में जो चुनाव से पहले, चूंकि सेंसस अभी नहीं हो पाया और सेंसस डिलेड है, उसको कराने की बात हो रही है, जिसमें ये बात की पैरवी की जा रही है कि कास्ट सेंसस भी साथ में हो। और बीजेपी ने अब संघ के समर्थन के साथ इसमें मुस्लिम जो समुदाय है खास करके, उसमें तमाम जो जातियां हैं उनकी भी सेंसस करने की बात की है। तो एक तरह से कई मोर्चों पर न केवल योगी लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पर विपक्षी दलों से मुकाबला करने के लिए काम कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि इसको बस जो है ये कौन बनाए रखता है, जिसको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और इस बयान को लेकर समर्थन कर रही है और लगातार इस पर अडिग है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा भी बन गया। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि लोग इसे गंभीरता से भी ले रहे हैं। ठीक है, शुभम गिरी जी, आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि हिंदू एकजुट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी आता है कि हम मिलकर, सभी भारतीय मिलकर किस तरीके से भारत की प्रगति के लिए काम करें। ऐसे समय पर ये सोच कहीं ना कहीं डिफर हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि क्या धर्म से एकता तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि जाति में कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है या भेदभाव हो रहा है? देखिए, जाति में तो भेदभाव हो रहा ही है, उसमें कोई बात नहीं। मेरे से पहले जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अगर इस देश की खूबसूरती है, अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होगा, इस देश में विपक्ष नहीं होगा, अगर इस देश में सत्ता नहीं होगी, सत्ता के साथ कोई तर्क वितर्क करने वाला नहीं होगा, तो देश कहां से चलेगा। विपक्ष मजबूत होना इस देश में जरूरी है। आपने 2024 में देखा कि 400 पार का नारा लग रहा था, खुद ही 240 में आ गए। और हमने अनेक चैनल में कहा कि भाजपा 400 सीटें नहीं लाएगी, भाजपा 240 241 के बीच में आएगी। हमने कई चैनलों में कहा, लेकिन चैनल वाले बोल रहे थे आप ऐसे ही कह रहे हो। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि देश बंटानी लोगों ने भी चाहा, जो लोग थे, जैसे हम जैसे लोग थे, हमने चाहा कि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र में अच्छा कार्य होगा, देश में कार्य होना चाहिए एकता का। जो हमारी भाषा संस्कृत है आज जो लुप्त हो रही है, उत्तराखंड में देखिए संस्कृत द्वितीय राजभाषा है, लेकिन आज तक उसका जमीनी स्तर में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जमीनी स्तर में कई जगह बीसी खंडूरी जी के समय, निशंक जी के समय बोर्ड लगा, संस्कृत कार्यालयों में संस्कृत में नाम लिखे गए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी कार्य नहीं किया गया। अगर वो जमीनी स्तर में कार्य हो तो तब भी अच्छा होगा। आप देखिए, गौ को महाराष्ट्र में राज्य भाषा घोषित किया है, और गौ माता के लिए भी कहते हैं, गौ हत्या के बंद हुई, गौ हत्या भी बंद नहीं हुई है। तो उसके लिए भी हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, हम सबको एक होना पड़ेगा। जो हमारी संस्कृति है, इस तरह से मठ मंदिरों का ध्रुवीकरण हो रहा है। आप ये देखिए, बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए, कॉरिडोर बना, हम उसका स्वागत करते हैं, कॉरिडोर बनना एक अच्छी बात है, जगह खुली हुई, बहुत भीड़ थी, लेकिन प्राचीन धरोहर को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। बद्रीनाथ में भी बद्री का लोक बन रहा है, तो वहां भी प्राचीन धरोहर को नहीं छेड़ा गया। केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी आई, वहां भी इतना बड़ा विकास हुआ, लेकिन गर्भगृह का फोटो किसने वायरल किया, वो भी तो देखा जाता है ना। तो हम लोग इस समय पाश्चात्य संस्कृति से घेरे हुए हैं। मेरी बात सुनिए, तो हम अपने बच्चों को, जो दूसरे धर्म के बच्चे होते हैं, उन्हें सारी, चाहे आप ईसाइयत के बच्चों को देख लीजिए, उनको सारी बाइबल याद होती है, या आप मुस्लिम समाज के बच्चों को देख लीजिए, चाहे कुरान याद होती है। हम अपने बच्चे को एक गीता का श्लोक भी नहीं पढ़ा सकते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोगों को एकता होने पड़ेगी, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जाति बात नहीं। कहीं ना कहीं शुरुआत जो है, वो शुरुआती पहलू ही ये है कि एकता के साथ, समन्वय के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। अरविंद जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही सटीक तरीके से समझाने का प्रयास किया था कि क्या आखिर अर्बन नक्सलवाद की क्या स्थिति बनी हुई है, और ये जो बटेंगे वाला मुद्दा सामने आ रहा है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि राजनीतिक एजेंडे से अगर देखें तो कहीं ना कहीं, अभी मैंने यही चर्चा की कि विरोध होता है, लेकिन देश विरोध भी हो जाता है। ऐसे में उसकी एक सीमा कैसे ड्रॉ की जाए ताकि अंतर समझ में आए, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर है, लेकिन कहीं विरोध इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो देश के विरोध में हो जाए।
बिल्कुल उन्नति जी, आपने सही कहा। देखिए, भारत जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे इन 70 सालों में जातियों के बरक्स जो है जातियों के कंधे पर सवार होकर के सत्ता को पाने की ये छद्म जो है कोशिश होती रही है। उसका नाम जो है एक एक स्वस्थ लोकतंत्र को दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि इन 70 सालों में तमाम विकास के बावजूद भी भारतीय जो समाज है इस कदर विखंडित हुआ है कि शायद वो अपना जो है अपना जो एक सांस्कृतिक चेतना है उसको पूरी तरह से भूल गया है। देखिए, एथेंस और स्पार्टा उन्नति जो दो बड़े राज्य थे, वहां की जनता को वहां के शासकों ने इस तरह गुमराह किया कि वो दोनों जो राज्य जो है, जो उनका एक इतिहास का अपना उनका एक योगदान हुआ करता था, नष्ट हो गए, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। उसी तरह सवाल यहाँ पे किसी भी पार्टी को सत्ता में आना जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र में तो होता रहेगा। जो राष्ट्र निर्माण का जो एक बुनियादी कोशिश होती है, किसी भी राजनीतिक दल का एक जो चरित्र होना चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण किस तरह से हो, किस तरह राष्ट्र जो है अपने सांस्कृतिक चेतना के साथ आगे बढ़े, विकास के स्वर को अपने में ढाले, संभवतः वो चीज हम लोगों का पीछे छूट गया। उसका मूल कारण यह है कि हमारा जो समाज है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो जातियों में विखंडित हुआ। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार यहाँ के राजनेता रहे, हुक्मरान रहे, जो अपना वोट बैंक की लाशेबाजी के चलते जो समाज को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है, मैं एक उदाहरण दूंगा। जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ तो उस समय जितने भी जो चर्च थे जिनको गिरा करके मस्जिदें बनाई गई थी, वहां के यूरोप के मुसलमानों ने कहा कि नहीं भाई, अपना चर्च को आप दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन भारत में जो है आजादी से पहले तो ये जैसे चाहे अयोध्या का मसला हो, काशी का मसला हो, मथुरा का मसला हो, ये तो चलता ही रहा। आजादी के बाद यहाँ के अल्पसंख्यकों ने ये तनिक भी उनके अंदर ये नहीं आया कि यह जो है हिंदू लोगों की ये जो आराध्या के केंद्र रहे हैं इनको हम सौंप दे। लेकिन उसके लिए मैं केवल उन्हीं को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। आप देखिए ना, माना जाता है कि 1961 में जाकर के मुस्लिम पक्ष जो है मुकदमा किया, 1 साल बाद किया होता तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि 12 साल के बाद जो है वो सारी चीजें जो है उस पर कोई रेगुलेट कर सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन यही के राजनेताओं ने, सत्ताधीशों ने जो है, जी ऐतिहासिक गलती से बताया गया था। और ऐसे में ये तो स्वयं चेतना की बात थी कि कहीं ना कहीं समुदायों को इसके लिए आगे आना चाहिए। ये बात आपने मुझे याद दिलाई है। ठीक है, आपके पास आती हूँ प्रमोद मिश्रा जी, क्योंकि इसका समाधान क्या है? हम बटे ना, इसका समाधान आपको सबसे आसान क्या नजर आ रहा है? उन्नति जी, मुझे लगता है कि जो हमारे सनातन धर्म के विशेष धर्म गुरु लोग हैं, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनको आगे आकर के इसको समाज को जोड़ने का प्रयास अपने तरीके से करना चाहिए। जितने भी, चाहे वो हमारे मठाधीश कोई हो या शंकराचार्य जी हैं या जो भी हैं, इनको भी आगे आना चाहिए। समाज कैसे जुड़े उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार धर्म के साथ है, राष्ट्र के साथ काम कर रही है। मुझे लगता है कि संत महात्मा इसमें जितना फल फूल रहे हैं या संत महात्मा के प्रति जितना झुकाव है या जितना इनको समर्थन मिल सकता है, उस सबसे बढ़िया समय है। तो मुझे लगता है कि इन संत महात्माओं की तरफ से भी, धर्म गुरुओं की तरफ से भी आगे बढ़िया योगदान होना चाहिए, जिससे कि समाज आपस में जुड़े और जहां तक हो सके गुरुकुल की तरफ प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये चीजें जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट पर तत्काल नहीं हो जाने वाला कि हमने आज सोचा कल हो जाएगा। ये तो समय लगेगा। जहां तक लगता है कि वो 10-5 साल, 15 साल, 20 साल समय लगेगा। इसके लिए अगर आज से ही तत्पर नहीं हुए, आज से ही उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, तो शायद आगे संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर योजना आज ही बनाना चाहिए, बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आज बना के आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल हिंदू जुड़ेंगे भी, अपनी संस्कृति को जानेंगे, संस्कार को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने वेद, यही समझने की जरूरत है। माफी चाहूंगी राधे श्याम जी, आपके पास भी आना चाह रही थी लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। और सुगठित होंगे तभी जी बिल्कुल, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और अपने अपने वक्तव्य में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि क्या हमें समझने की जरूरत है, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहला जो चरण है वो है एकता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।